डियर स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि ग्लोबलाइजेशन से हमारे देश में क्या क्या बेनिफिट्स मिले। अब हम उसके डिमेरिट्स के बारे में, हार्म्स के बारे में पढ़ा था कल। थ्रेट टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स, यानी जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स, लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, वे लार्ज एमएनसी से compete नहीं कर पाते हैं और इसके कारण बहुत सारे जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वे बंद हो जाती हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था, जैसे बैटरीज है, कैपेसिटर्स है, प्लास्टिक, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन वाले जो स्मॉल कंपनीज थे वे एमएनसी से compete नहीं कर पाए और वे बंद हो गए। अब दूसरा हार्म देखेंगे, ग्रोइंग कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। अब ये कंपटीशन बढ़ने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ा है, सर्टेन अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज हुआ है। अब क्या होता है कि जितना ज़्यादा ये कंपटीशन बढ़ता है कंपनी के बीच में, तो रॉ मटेरियल के रेट में तो रिडक्शन नहीं कर सकते, उसकी कीमत में कमी तो नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या है कि वे गवर्नमेंट पर प्रेशर डालकर जो लेबर लॉ है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने का प्रयास करते हैं। अब लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी क्या आएगा? जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि 2 सेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। पहले हमारे देश में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते थे उसके वर्कर्स को स्थायी जॉब मिलता था, उसके लिए पीएफ की सुविधा थी और जो लीव लेते थे जो उसके भी उसे पैसे मिलते थे। फॉर एग्जांपल जो लीव होती थी संडे की, किसी फेस्टिवल की, उसके भी पैसे मिलते थे और मैक्सिमम आवर्स 8 घंटे तक जो है निश्चित किया गया था और उससे ज़्यादा वर्क लेने पर ओवर टाइम देना पड़ता था। लेकिन एमएनसीज के आ जाने के बाद एमएनसीज ने गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया कि लेबर लॉ को फ्लेक्सिबल बनाया जाए और गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट किया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि अब ये एमएनसीज वाले अपनी इच्छा अनुसार जब उन्हें इंस्टेंस लेबर की आवश्यकता होती है तो लेबर को हायर करते हैं, परमानेंटली नहीं टेम्पररी हायर करते हैं, और जब वर्क की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें जॉब से निकाल देते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें कम सैलरी दी जाती है, उन्हें एक्स्ट्रा जो भी बेनिफिट्स मिलते थे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे जो छुट्टियां होती थी उनके सैलरी मिलना या पीएफ मिलना, यह सब समाप्त कर दिया गया है। इससे जो वर्कर्स हैं, उनका जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनका जॉब जो है अनसर्टेन रहता है। इट मीन्स जो ऑनर्स हैं, कंपनी ऑनर्स हैं, वे अपनी इच्छा अनुसार हायर करते हैं और जब चाहें उन्हें निकाल देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर्स के वर्किंग कंडीशंस हैं वो क्या है? वर्कर्स पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वर्क नाइट शिफ्ट regularly during the peak demand season. Wages are low and thus workers are forced to do overtime to manage their expenses. Workers are denied their fair share of benefits brought about by globalization. These working conditions and hardship of the workers have become common to many industrial units and services in India. Most workers are employed in unorganized sector, but now the conditions of work in the organized sector have started looking like those in the unorganized sector, as workers no longer get the protection and benefits they enjoyed earlier. अब क्या है वर्किंग कंडीशन? क्या है? वर्कर्स को अब वेजेस कम देते हैं
अब जब कम वेजेज दिए जाते हैं तो उन्हें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो अधिक घंटे तक काम करना पड़ता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब पीक टाइम होता है ये प्रोडक्शन का, तो वर्कर्स नाइट शिफ्ट भी करते हैं, नाइट में भी ड्यूटी करते हैं। कंटिन्यूस लगातार जो है वे अधिक घंटे तक काम करते हैं, उन्हें बढ़िया फूड नहीं मिलता है और उनके ऊपर वर्क का प्रेशर होता है। इससे वर्कर्स के हेल्थ जो है वे दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं। पहले आपने देखा था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में गवर्नमेंट को के रूल को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं थी, तो वे बिना गवर्नमेंट के रूल्स का फॉलो किया ही वर्कर्स को हायर कर सकते थे। अब इसी का देखा देखी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वे भी वर्कर्स को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग हायर नहीं करना चाहते हैं। वे अपनी बेनिफिट के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के समान ही वर्कर्स को हायर करना चाहते हैं। इट मीन्स वे मिनिमम वेजेज में मैक्सिमम आवर्स तक वर्कर्स से काम लेना चाहते हैं, जिससे कि वे अधिक से अधिक बेनिफिट ले सके। अब नेक्स्ट है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब हमने देखा कि जो WTO है, WTO बार बार यह दबाव डाल रहा है डेवलपिंग कंट्री पे कि सारे देश में, पूरे वर्ल्ड में और ख़ास करके जो भी ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का ट्रेड बैरियर न लगा हो। इट मीन्स सारे देश बिना ट्रेड बैरियर के ही जो है अपना ट्रेड करें। लेकिन जब हम देखेंगे कि यह तो टैक्स जो गुड्स के इंपोर्ट पर लगते हैं इसके अपोज में तो है, लेकिन क्या हर एक कंट्रीज में वर्कर्स को समान सुविधा मिलती है क्या इक्वल उसे पेमेंट किया जाता है क्या? नहीं, कहीं भी इक्वलिटी नहीं है। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज जो है धीरे धीरे यूनाइट हो रहे हैं और WTO पर प्रेशर डाल रहे हैं कि अब वर्कर्स को भी इक्वल राइट मिले। इट मीन्स जो डेवलप्ड कंट्रीज में वर्कर्स को जो सैलरी, जो फैसिलिटीज मिलते हैं वह डेवलपिंग कंट्रीज के वर्कर्स को भी मिले। देखें, पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है पीपल एजुकेशन में स्किल, वेल्थ, इस सब का बेस्ट यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक देश नहीं, ये वर्ल्ड के किसी भी कोने में अपनी जॉब को जो है पा सकते हैं। टू मेक इट मोर फेयर, दैट इज एंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर बेटर, गवर्नमेंट पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन द कंट्री। कि ग्लोबलाइजेशन शेयर के साथ ही गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि सारे ही पीपल को इसका बेनिफिट्स मिले और उसके जो कॉमन पीपल है उसके इंटरेस्ट की रक्षा करने का गवर्नमेंट प्रयास करे। फॉर इंस्टेंस, द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स। फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि गवर्नमेंट जो है तुरंत ही यह लागू कर सकते हैं कि जो वर्कर्स या लेबर्स लॉ हैं उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि वर्कर्स को उनका राइट मिलना चाहिए। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ to compete. If necessary, the government can use trade and investment barriers. अब क्या है कि इससे करने से फ़ायदा क्या होगा? एक तो वर्कर्स को बेनिफिट होगा और रिसोर्सेज जो MNCs के जो पावरफुल और वेल्दी पीपल है उसके हाथ में जमा होते जा रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं। लेकिन इस रूल्स के द्वारा क्या होगा
कि रिसोर्सेज का समान डिस्ट्रीब्यूशन होगा और अमीर और गरीब के बीच में जो खाइयाँ बढ़ रही है वह समाप्त हो जाएगी। इतना ज़्यादा वह फिर जो है बीच में खाई नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त क्या होगा कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उसे भी ग्रो करने का टाइम मिल जाएगा। अब पूछेंगे कि इससे वर्कर्स से ये लॉ से जो है ये छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज को क्या बेनिफिट होगा। यस, जो बड़े बड़े एमएनसीज हैं वे क्या करते हैं कि गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल के जो लेबर को मिनिमम वेजेज देकर मैक्सिमम आवर्स तक काम करवाते हैं, जिससे वे 50 to 60% प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को एज कंपेयर टू जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसे चीप रेट में बेच देते हैं, जिससे कि स्मॉल इंडस्ट्री जो है ग्रो नहीं कर पाता है, वह शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर लेबर को फेयर प्राइस मिले, उसका जो है मेहनताना जो है सही मिले, इट मीन्स जो हमारे देश में पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर रूल्स थे उसको पालन कराया जाए, तो एमएनसी जो लेबर से मैक्सिमम बेनिफिट्स ले रहे हैं वह रुक जाएगा और जब यह रुक जाएगा तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा और जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो उस ये प्रोडक्शन कॉस्ट के अकॉर्डिंग, बढ़े हुए प्रोडक्शन कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो स्मॉल प्रोड्यूसर है वह भी अपने सामान को बेच सकता है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में एमएनसी अपने गुड्स को चीपर रेट पर नहीं बेच सकते क्योंकि उससे लॉस होगा। इसके फलस्वरूप जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं जो कि आज बंद हो रहे हैं वे भी ग्रो कर सकते हैं और कुछ समय में वे अपने आप को इतने पावरफुल बना सकते हैं जिससे कि वे ये एमएनसी से भी कम्पीट कर सके। गवर्नमेंट एंड द WTO. Governments can negotiate with the WTO for fairer rules. It can also align with other developing countries with similar interest to fight against the domination of developed country in the WTO. अब क्या है, जो गवर्नमेंट है वे WTO के जो है ये फेयर जो यानी ट्रेड बैरियर को हटाने के लिए जो कहा रहा है इसको नेगोशिएट कर रहा है और वे कह रहे हैं कि फेयर रूल्स होना चाहिए। इट मीन्स क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उस पर WTO और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वे अपना प्रेशर बनाते हैं, किस लिए कि ताकि उनकी कंपनी को अधिक से अधिक बेनिफिट मिले और जो यहाँ के जो लेबर हैं, वर्कर्स हैं, उसका अधिक से अधिक शोषण हो सके। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसकी गवर्नमेंट अब इसके विरुद्ध में स्ट्रगल कर रहे हैं और जो WTO पर जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसका जो डोमिनेशन है इसका विरोध कर रहे हैं। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैसिव companies and representation by people's organization have influenced important decisions relating to trade and investment at the WTO. अब कुछ साल से क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अपनी इस डिमांड के लिए आपस में जो है सिमिलर इंटरेस्ट के लिए आपस में अलाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और WTO के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, विगत कुछ साल से हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, जो पीपल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हैव इन्फ्लुएंस्ड इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू द ट्रेड इन्वेस्टमेंट एट द WTO। जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट WTO में ये हो रहा है उसको अपने विचारों से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। This has demonstrated that people also can play an important role in the struggle for fair globalization. और यह सही भी है कि जो फेयर ग्लोबलाइजेशन हो इसमें कॉमन पीपल को अधिक से अधिक भाग लेना पड़ेगा, क्योंकि
कॉमन पीपल जब तक अपने इंटरेस्ट को नहीं समझेंगे और यूनाइट होकर अपने शोषण के अगेंस्ट में नहीं खड़े होंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप देखेंगे हर क्षेत्र में अधिक से अधिक शोषण किया जाता है। ये पूंजीपति जो अधिक से अधिक कम से कम वेजेज देकर अधिक से अधिक प्रॉफिट लेते हैं और जो वर्कर्स हैं उसका शोषण करते हैं। इसलिए सभी पीपल को, कॉमन पीपल को यूनाइट होकर इसके अगेंस्ट में जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने वॉइस को लाउड करना पड़ेगा ताकि उन्हें फेयर जो है ये उसे अधिकार मिल सके। अब कंक्लूजन देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज। पहले ही बता दिया ग्लोबलाइजेशन क्या है, कंट्रीज का जो रैपिडली इंटीग्रेशन हो रहा है, एकीकरण हो रहा है, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। दिस इज हैपनिंग थ्रू ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और यह एकीकरण कैसे हो रहा है, जो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके द्वारा हो रहा है। MNCs आर प्लेइंग मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन। और ये फेयर ट्रेड और फेयर इन्वेस्टमेंट कौन कर रहे हैं, MNCs। इसलिए MNCs जो है ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी particularly IT has played a big role in organizing production across country। अब कंट्री से बाहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो प्रोडक्शन किया जा रहा है इसमें IT का बहुत बड़ा योगदान रहा है। In addition, liberalization of trade and investment has facilitated globalization by removing barrier imposed earlier। अब यह ग्लोबलाइजेशन कैसे बढ़ रहा है कि गवर्नमेंट ने जो ट्रेड बैरियर लगा रखा था उसे जब समाप्त कर दिया, अर्लियर में जो ट्रेड बैरियर था उसको जब समाप्त कर दिया, उसके समाप्त होने के बाद जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वे अपने जो है वेल्थ को दूसरे कंट्रीज में प्रोडक्शन के लिए लगा रहे हैं, जिससे कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। WTO has put pressure on developing countries to liberalize trade and investment। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए WTO यह प्रेशर डेवलपिंग कंट्री पे बना रहे हैं कि जो ट्रेड बैरियर्स है उसको कम किया जाए। और कम क्या किया जाए, बिल्कुल ही जो बैरियर फ्री ट्रेड होना चाहिए, लेकिन उसे फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो समाज के अन्य वर्ग हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हें फेयर शेयर नहीं मिल पाता है। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड शेयर फॉर ऑल। फेयर ग्लोबलाइजेशन होने से क्या होगा, बेटर अपॉर्चुनिटी होगा और जो रिसोर्सेज हैं उसका शेयर जो है समाज के सभी वर्गों में होगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति तक इस रिसोर्स के फायदे पहुंचेंगे। और जब यह सभी वर्ग के जो है पास ये रिसोर्सेज पहुंचने लगे, उसके शेयर पहुंचने लगे, तभी समझें कि फेयर अर्थ में यह जो है ग्लोबलाइजेशन है। ओके, यह हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।